अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अन्नदाता में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक फल उत्पादन हेतु पुराने फल उद्यानों का जीर्णोद्धार, अच्छे लाभ हेतु कैसे करें मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत। किसान भाइयों, फल के बाग एक निश्चित आयु तक ही फल देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये फल वृक्ष पुराने होते जाते हैं इनकी उत्पादकता घटती चली जाती है। तो इन पुराने फल बागों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप इनकी कटाई, छटाई और प्रबंधन कैसे करेंगे ताकि आगे आने वाले वक्त में इन फल वृक्षों से अधिक फल उत्पादन प्राप्त हो सके, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के डॉक्टर राजेश कुमार। अगर सही तरह से पुराने बागों का देख रेख किया जाता है तो आप 60 साल तक अच्छा इसका पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसान बंधु को ये प्लानिंग कर लेनी होगी कि ज़मीन से 4 से 6 मीटर की ऊंचाई पर संपूर्ण रूप से जो मोटी डालियां है उसको काट दिया जाए। इसके लिए आप माने विद्युत चालित आरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि या एक साथ पूरे वृक्षों को काटना चाहते हैं या कतार के रूप में आप इन बड़े वृक्षों को जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित जीर्णोद्धार तकनीक अपनाकर आम के पुराने बागों को पुनर्यौवन प्रदान किया जाता है और गुणवत्ता युक्त उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से यह तकनीक बागवानों के लिए प्रभावी एवं लाभकारी है। कटाई छटाई, पुराने, घने एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी वृक्षों की शाखाओं को चिन्हित कर लेते हैं। फिर दिसंबर माह में चिन्हित शाखाओं को भूमि सतह से लगभग 4 मीटर की ऊंचाई पर शक्ति चलित आरी से काटते हैं। सूखी, रोगग्रस्त एवं वृक्ष के बीच की घनी शाखाओं को काटकर निकाल देते हैं। पर्णीय क्षेत्र के विकास के लिए वृक्ष पर मात्र 3 से 4 कृंतित शाखाएं ही रखते हैं। कृंतन करते समय सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि शाखाएं अनावश्यक रूप से निचले भाग से फट न जाए। अतः पहले आरी से नीचे की तरफ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर कटाई कर फिर टहनी के ऊपरी भाग से कृंतन करते हैं। कृंतन के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदी नाशक दवा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 250 ग्राम अरंडी का तेल एवं उचित मात्रा में पानी मिलाकर तैयार लेप शाखाओं के कटे हुए भाग पर लगाते हैं ताकि कटी सतह पर सूक्ष्म जीवाणुओं का संक्रमण न हो सके। इसके लिए अगर क्योंकि एक बार जब इसका वृक्ष की हम कटाई 4 से 5 मीटर के ऊपर से करते हैं तो इसमें 4 से 5 साल के बाद जो है फल आपको मिलेगा। तो आप आवश्यकता के अनुसार अगर एक कतार में करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। ये काटने का समय जो है किसान बंधु को जीर्णोद्धार करने का सबसे उपयुक्त समय दिसंबर का माह होता है। इसके बाद आप फरवरी के महीने में प्रति वृक्ष 1.5 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम पोटास अच्छी तरह से आप
जो आपके पेड़ के नीचे आप उस मिट्टी में मिला दें तो आपका इसका अच्छा ये होगा। इसके बाद आप ध्यान देंगे बरसात से पहले अर्थात जून के महीने में आपको अगर सड़ी हुई गोबर की खाद मिल जाती है तो आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, इसके बचाव के लिए किसान बंधु को कीटनाशकों का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा इसमें एंथ्रेक्स बीमारी लग जाती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3% का घोल बनाकर किसान इसका छिड़काव करते हैं तो पौधे स्वस्थ होते हैं और उनकी अच्छा वृद्धि होती है। इसके अलावा ये प्रोसेस किसान बंधु को 3 से लेकर के 5 साल तक करना होगा। इसके बाद उन्हें वृक्ष में अच्छे फल मिलेंगे। अंतः फसलें कटाई छटाई उपरांत कृंतन वृक्षों के दोनों तरफ काफी खुली जगह मिलती है, जिसमें अंतः फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित की जा सकती है। जायद में तरोई, लौकी, खीरा, लोबिया और रबी के मौसम में आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गेंदा आदि फसलें प्रारंभिक 5 वर्ष तक लेना लाभदायक पाया गया है। इस प्रकार वृक्षों से कटी टहनियों, शाखाओं की बिक्री से एवं अंततः फसलें लेकर अर्जित आमदनी से फलत में आई प्रारंभिक क्षतिपूर्ति की जा सकती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छे लाभ हेतु कैसे करें मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन कम लागत में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है और इसी कारण कृषि के साथ साथ छोटे किसान से लेकर बड़े किसानों द्वारा भी इस व्यवसाय को अपनाया जा रहा है। अगर आप भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करने के पहले इसके पालन की सभी तकनीकों को जानना जरूरी है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति सिंह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें फूलों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास फूल होंगे तभी हम मधुमक्खी पालन हमारे लिए संभव है। मधुमक्खी पालन का जो समय है वो हमें अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर माह तक हमारे लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इस समय मधुमक्खी के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खियां बहुत सारे प्रकार की पाई जाती हैं, लेकिन मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें एपिस मेलिफेरा प्रजाति का ही चयन करना चाहिए। इसको हम बक्सों में रख करके आसानी से पाल सकते हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर हमारे पास चारों ओर फूल उपलब्ध हैं। अब कुछ समय में हमारे पास सरसों के फूल चारों तरफ आएंगे और जो कि मधुमक्खी पालन के लिए भोजन का एक अच्छा स्रोत है और ये हमारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह तक प्रथम सप्ताह तक हमारे पास फूलों की उपलब्धता अधिक रहती है। उस समय पर किसान भाइयों को अच्छा शहद प्राप्त होता है और हमें उस समय पे ही हमारे यहाँ पर परागण की क्रिया भी मधुमक्खियों द्वारा हो जाती है। तो हमें ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर आने जाने की उचित व्यवस्था हो, जहाँ पर मधुमक्खी की पेटियों को आसानी से हम उतार कर रख सकते हैं और समय समय पर उसका आसानी से निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर शोरगुल ना हो, बसों की, ट्रकों की आवाजाही ना हो, क्योंकि इससे मधुमक्खी को इरिटेशन होता है और उत्तेजित होकर मधुमक्खी आक्रमण भी कर सकती है। एपिस मेलिफेरा प्रजाति वो शांत प्रवृत्ति की होती है, जिसे हम यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। यूरोपियन मक्खी जो होती है उसे आसानी से लकड़ी के बॉक्स में रख करके पाला जा सकता है। इससे हमें 50 से 60 किलो तक शहद प्रतिवर्ष एक बॉक्स से प्राप्त हो जाता है। अगर मौसम प्रतिकूल है तो हमें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर हमारे यहाँ मौसम अनुकूल है तो हमें 65 किलो और 70 किलो तक भी शहद आसानी से प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे बक्सों की स्थिति क्या है। बक्से हमेशा मजबूत होनी चाहिए और उसमें मधुमक्खियों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। मधुमक्खियों की संख्या अधिक रहेगी तो हमारा बक्सा स्ट्रॉन्ग रहेगा और रोग रहित रहेगा, और रोग रहित बक्सा रहेगा तो उससे हमें शहद का उत्पादन भी अधिक मिलेगा।
दूसरे नंबर पे हमें इस बात का ध्यान देना है हमारे बक्से में रानी मक्खी नहीं हो। अगर रानी मक्खी सही अंडे दे रही है तो बक्सा निरंतर ताकतवर बना रहेगा। अगर रानी मक्खी की स्थिति सही नहीं है तो उसके स्थान पर हमें नई रानी को ला करके उसमें रिप्लेस कर देना चाहिए और पुरानी मक्खी को हटा देना चाहिए। एक साथ हम 2 रानी मक्खियों को कभी नहीं रख सकते। हमें एक बार में एक ही रानी मक्खी को एक बक्से में रखना होगा। जो हम दूसरी रानी मक्खी को लाएंगे उस रानी मक्खी को क्वीन केज के माध्यम से हम उस बक्से में डाल करके और उसको मिलान करें। अगर हम रानी मक्खी को एक बक्से से रिप्लेस करके दूसरे बक्से में डाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट कभी भी ना डालें। डायरेक्ट डालने पर मधुमक्खी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और उसे अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगी, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है फेरोमोन्स 9-कीटोडाइऑक्सी, जिसके कारण मधुमक्खियां अपने परिवार के वंश को आसानी से पहचानती हैं। मधुमक्खियां 3 किलोमीटर दूर तक जाकर के अपने लिए भोजन ढूंढती हैं और 3 किलोमीटर तक वो हमें फूल जहाँ पर भी उपलब्ध है वहाँ से ला करके भोजन इकट्ठा अपने बक्से में करती हैं और जो पानी के माध्यम से और फूलों के रस के माध्यम से और पराग के माध्यम से वो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं उसको वो शहद में कन्वर्ट करती हैं। जमीन साफ होनी चाहिए, उस पर घास फूस नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर भी हम बक्से रखें, बक्सों को हमेशा लोहे के स्टैंड के ऊपर रखना चाहिए। लोहे के स्टैंड के ऊपर इसीलिए हमें बक्सों को रखना चाहिए क्योंकि बक्से लकड़ी के होते हैं और दीमक की समस्या बहुत होने के कारण अगर हम डायरेक्ट इनको जमीन पर रखेंगे तो बक्से में दीमक लग जाएगी और धीरे धीरे वो बक्से को नष्ट कर देगी। इसीलिए हम लोहे के स्टैंड पर इसको रखें और जो उसके 4 पाए हैं उसमें पानी से भरी कटोरियां भी रख दें, जिससे चीटा चीटी और कोई भी ऐसा इंसेक्ट जो मधुमक्खी के लिए घातक है वो उसके बक्सों तक ना पहुंच सके। इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम बोरे लगाते हैं। टाट के बोरे होते हैं उनका उपयोग करते हैं। वो बोरे जमीन से नहीं लटकने चाहिए। अगर लटक रहे हैं तो उन्हें काट करके छोटे कर दें और अपने बक्से के ढक्कन के नीचे उनका प्रयोग करें। अगर शीत ऋतु में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो बोरे के माध्यम से डायरेक्ट जो शीत हवाएं हैं वो बक्से के अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर पानी बहता हुआ हो। अगर रुका हुआ पानी होगा तो इनमें अगर मधुमक्खियां रुके हुए पानी में पिएंगी जहाँ पर काई लग रही है या फिर कोई एल्गी लग रही है, एल्गी की समस्या है, तो वहाँ पर मधुमक्खियां अगर पानी पीती हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें डिजीज हो जाती है जिसे हम नोजेमा डिसीज के नाम से जानते हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर ततैया बर्रैया के छत्ते ना हो और जो हमारी एपिस डोर्सेटा है उसके भी बड़े बड़े छत्ते ना हो। और शीत ऋतु में हमें पूर्व दिशा की ओर मुँह करना चाहिए और गर्मियों में हमें दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बक्से का मुंह करना चाहिए। बक्से को हमेशा हमें जिगजैग दिशा में रखना चाहिए। एक के सामने एक बक्सा कभी ना लगाएं। जिगजैग परिस्थिति में हम बक्सा रखेंगे तो मधुमक्खी को उड़ान करने में आसानी होगी और वो अपने बक्से से निकाल करके सीधे उड़ान भर सकती है। अगर आपने बक्से सीधे एक के पीछे एक लगा करके लाइन से रख दिए तो मधुमक्खी को उड़ने में परेशानी होगी और हो सकता है मधुमक्खी बक्से से टकरा करके नीचे आकर के चोट लग के वो गिर भी सकती है। इसी बात का ध्यान हमें रखना है, जब हम बक्से रखेंगे तो कोई पेड़ भी बक्सों के सामने ना हो। तो दोनों ही परिस्थितियां हमें ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी के बक्सों को रखना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आगे फूल की खेती एक अधिक आय का जरिया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज बदलते समय में विभिन्न फूलों की खेती अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है और इन फूलों के अंतर्गत अगर आर्किड की बात की जाए तो इसकी बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए किसान इसकी खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। लेकिन इसकी खेती करने के पूर्व आपको कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को जानना जरूरी है।
तो क्या है ये पहलू, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। ऑर्किड की खेती के लिए सबसे पहले एक ग्रीन हाउस की आवश्यकता होती है, शेड नेट हाउस, जिसमें हम 50% से लेकर 75% तक का नेट यूज करते हैं। इसके लिए हम बाम्बू या GI पाइप का उपयोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर के लिए। इसके बाद हम 75% नेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको नेट हाउस बोलते हैं। नेट हाउस बनाने के बाद हम इसमें फोगर सिस्टम डेवलप करते हैं तथा उसके बाद बेंच बनाते हैं, क्योंकि जो ऑर्किड की खेती है वो सिर्फ एरोपोनिक्स है, इसमें हवा के द्वारा भोजन लिया जा सकता है, तो इसलिए इसके लिए बेंच पे इसकी खेती करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेंच बनाया जाता है, बेंच पर तार की रोप खींची जाती है। उसके उपरांत इसमें कोको सेल्स का मीडिया यूज करते हैं जिसमें ब्लॉक होते हैं। इसमें नीचे पॉलीथीन बिछाया जाता है, क्योंकि ऑर्किड जो है नीचे ज़मीन में नहीं उगाया जाता, हवा के अंदर रहता है, इसलिए पॉलीथीन बिछाया जाता है ताकि इसके अंदर खरपतवार नहीं आए। जैसा ब्लॉक में आप 4 प्लांट एक ब्लॉक में लगा सकते हैं। ये ब्लॉक 1 बाई 1 फीट का होता है। इस ब्लॉक में 4 प्लांट लगाए जा सकते हैं और इसको बेंच बनाने के बाद, ब्लॉक में लगाने के बाद उसके वायर पे इसको रख दिया जाता है। इसके बाद प्लांटिंग होने के बाद इसमें आप फर्टिलाइज़र का, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का मुख्यतः ध्यान दें। न्यूट्रिशन में आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, जिसके द्वारा 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनाकर फोलिएज स्प्रे करते हैं। इसमें फोलियर स्प्रे ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो सके, और यह वीक में 2 बार करते हैं। बारिश के या ज़्यादा ह्यूमिडिटी में स्नेल्स आते हैं, स्लग और स्नेल्स का प्रकोप बढ़ता है, जिसको अलग हाथ द्वारा अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लावर रोटिंग और बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, जिसका निदान स्ट्रेप्टोसाइक्लिन द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद इसका हार्वेस्टिंग, ये आफ्टर प्लांटिंग 3 से 6 माह में फ्लावर स्टार्ट कर देता है और एक पर ईयर 8 से 10 स्पाइक्स प्राप्त होते हैं, जिसका मूल्य हमारे यहाँ पे 12 रुपये से 15 रुपये के हिसाब से फ्लोरिस्ट यहीं से ले जाता है। इसका हार्वेस्टिंग करते समय ये ध्यान रखें कि मार्केट के हिसाब से इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर डिस्टेंट मार्केट के लिए इसका हार्वेस्टिंग करना हो तो फर्स्ट फ्लोरेट जब ओपन हो जाए उसका हार्वेस्ट करें। अगर नज़दीकी मार्केट के लिए, लोकल मार्केट के लिए जाना हो तो फुली ओपन होने के बाद इसका हार्वेस्टिंग कर लें, ताकि उसका अधिक मूल्य मिल सके। इसमें हमारे यहाँ मुख्यतः 2 प्रजातियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि सोनिया 17 और सिंगापुर वाइट वैरायटी, जो कि काफ़ी अच्छा कर रही है, जिसमें सोनिया 17 में 10 से लेके 13 तक फ्लोरेट्स आते हैं तथा सिंगापुर वाइट में 16 से 18 तक फ्लोरेट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इसकी खेती शुरू करने के लिए एक बेंच और ये ब्लॉक का कीमत होती है 400 से 425 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो ये जो 720 स्क्वायर फीट का एरिया है उसके लिए 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की कीमत कॉस्ट आती है कल्टीवेशन के लिए। उसके उपरांत ये 6 माह बाद फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है प्लांटिंग के बाद। उसके उपरांत इसमें पर ईयर 5 से 6 लाख रुपए प्रथम ईयर, उसके बाद 7 से 8 लाख रुपए दूसरे ईयर, और एक बार लगाने के बाद ये 6 से 8 साल तक लगातार फूल देता रहता है। इससे शुरू में प्रथम जो लगता है तो 1 से 1.5 साल में जो कीमत लगी है वह फ्री हो जाती है और अगले साल से पूरा आपका नेट रिटर्न प्राप्त होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना से शेखर सिंह जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बायोगैस संयंत्र की लागत एवं लाभ के बारे में जानकारी चाहते हैं।
तो शेखर सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जीवांश पदार्थों को एक निश्चित तापक्रम अम्लीयता की स्थिति, नमी एवं वायु की अनुपस्थिति में जीवाणुओं की क्रिया से होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो ज्वलनशील गैस बनती है उसे बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस जिस प्लांट में बनाया जाता है उसे बायोगैस प्लांट कहते हैं। प्लांट में बने बायोगैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, रोशनी के रूप में, डीजल एवं पेट्रोल इंजन में, बायोखाद के रूप में। सैलरी का लगभग 20 से 25% भाग बायोगैस में बदल जाता है, जबकि 75 से 80% सैलरी का भाग बायोखाद के रूप में मिलता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र से एक महीने में 2 गैस सिलेंडर की बचत हो सकती है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र से परिवार के 5 से 8 सदस्यों का खाना आसानी से पकाया जा सकता है। 1 घन मीटर बायोगैस वाली प्लांट को बनाने के लिए 2 से 3 जानवरों और पशुओं की आवश्यकता होती है। इसमें कम से कम 25 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 3 से 4 व्यक्ति का खाना प्रतिदिन बनाया जा सकता है। 2 घन मीटर बायोगैस प्लांट बनाने के लिए 4 से 6 पशुओं की आवश्यकता होती है। इसमें 50 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 5 से 8 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है। 3 घन मीटर गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए 7 से 9 पशुओं की ज़रूरत होती है एवं 75 किलोग्राम गोबर की ज़रूरत होती है। इससे 8 से 12 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है, जबकि 4 घन मीटर बायोगैस प्लांट बनाने के लिए 10 से 12 पशुओं की आवश्यकता होती है, अर्थात 100 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। इससे 12 से 16 व्यक्ति का खाना बनाया जा सकता है। अनुदान संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पटना में रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित विभाग में मिला जा सकता है। वहाँ इसके अनुदान के बारे में बताया जाएगा। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जाड़े के मौसम में बकरियों की देखरेख और प्रबंधन कार्य, रबी फसलों से उत्पादन लेने हेतु फास्फेटिक उर्वरकों की प्रयोग विधि। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।